हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि प्रोफेसर डी शर्मा की किताब उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश से संबंधित है। दोस्तों, एक हमारी पहले ही सीरीज़ उत्तराखंड से संबंधित, जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक आपको उत्तराखंड पढ़ाएंगे, वो पहले ही हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें हम अब तक 2 लेक्चर उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया और उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप आप सब लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा शुरुआत से तैयारी का इच्छुक है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया और उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप से संबंधित सभी पार्ट्स को देख सकता है। अभी उसका तीसरा पार्ट शुरू हुआ है, जिसमें हम उत्तराखंड के भूगोल को फिलहाल पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज से इस वीडियो के माध्यम से हम डी शर्मा से संबंधित पुस्तक को आप लोगों के लिए उत्तराखंड की नई सीरीज़ के रूप में यहाँ शुरू करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है आ से अंगाली मठ। तो दोस्तों, ये सवाल UKSSC आयोग ने 2019 की परीक्षा में भी पूछा था। तो आप लोगों के लिए सवाल आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अंगाली मठ है आपका टिहरी में। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। अंगाली मठ से संबंधित अगला तथ्य है आपका, इसे शमशान वासिनी काली का रूप भी माना जाता है। कहते हैं कि नगेला देवता जो हैं वो उन्होंने इसकी गर्दन मरोड़ दी थी, क्योंकि प्रतिदिन इसे एक जीवित व्यक्ति की बलि देनी होती थी। तो मतलब नगेला देवता ने इनसे युद्ध किया और वहाँ के लोगों को इस शाप से मुक्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है आपका अंचल विवाह। अंचल विवाह का जो अर्थ है दोस्तों, वैवाहिक अनुष्ठानों के अंतर्गत वर एवं वधू के कंधों पर डाले गए अंचलों यानी वस्त्र खंडों के कोनों को लेकर उनमें गांठ लगाकर फेरे फेरना। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वर और वधू के जो कंधे पर कपड़े हैं उनमें गांठ लगा करके फेरे लेना ही आपका अंचल विवाह है। तो इससे संबंधित 2 विवाह और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। क्या है ये है आपका सरोल विवाह और दूसरा है आपका टके का विवाह। ये क्या है? तो सरोल व टके का विवाह जिनमें वर का रहना आवश्यक नहीं होता था, उसे तब तक सामाजिक व धार्मिक मान्यता नहीं प्राप्त होती थी जब तक कि आंचलिक अनुष्ठान संपन्न नहीं हो जाता था। तो दोस्तों, एक तरह से अंचल विवाह का जो संबंध है वो सरोल और टके के ब्याह से संबंधित है। सरोल और टके के ब्याह के समय क्या होता था कि वर का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं था। जो वर के परिवार वाले थे वो जा कर के वधू को घर ले आते थे, और बाद में जब कभी वर आता था तो वर और वधू का अंचल अनुष्ठान से विवाह संपन्न करा दिया जाता था, तब इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती थी। तो अंचल विवाह आप समझ चुके हैं क्या है। वही जो वर और वधू के कंधे पर कपड़े डले हैं उनको आपस में गांठ बांधकर फेरे करवा देना, ये आपका अंचल विवाह हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द है आपका अंतरांग विषय। तो अंतरांग विषय में दोस्तों क्या है, ये कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई थी। वैसे तो कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत 5 विषयों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें आपके ऐसाल विषय, अतरांग विषय, ठीक है, मायापुर हाट, बहुत प्रकार के विषय देखने को मिलते हैं। विषय उस समय के मतलब जिले, विषय का मतलब उस समय जिले होता था। तो ये जो एक जिला है अंतरांग विषय कत्यूरी राजवंश का, तो यहाँ लिखा है कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई। ठीक है, तो एक राजा हुए हैं सुभिक्ष राजदेव कत्यूरी राजवंश के। इनके पांडुकेश्वर ताम्रलेख में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो सुभिक्ष राजदेव के जो पांडुकेश्वर ताम्रलेख है उसमें अंतरांग विषय के बारे में बताया गया है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसकी सही स्थिति के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। मतलब ये अंतरांग विषय उत्तराखंड में कहाँ था, इसकी सही स्थिति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। तो ये देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो इतिहासकार हैं वो इसकी स्थिति को लेकर क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए एटकिंसन क्या बात बोल रहे हैं। एटकिंसन बोल रहे हैं कि अलकनंदा भागीरथी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र था वही आपका अंतरांग विषय था। ठीक है, मतलब एटकिंसन बताते हैं इसको अलकनंदा भागीरथी का मध्यवर्ती क्षेत्र। आगे आ जाइए यशवंत कटौज। तो यशवंत कटौज जी इसके बारे में बोलते हैं अलकनंदा घाटी में बसा था, और कहाँ था, टंकणपुर और दुमार्ग विषय के दक्षिण में, ये बताते हैं यशवंत कटौज। ठीक है, तीसरे राइटर हैं आपके इतिहासकार हैं ताराचंद्र त्रिपाठी। ये बोलते हैं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भिलंगना की अंतर्वेदिका में ये क्षेत्र बसा था। मतलब इसके अंदर था, इन चारों नदी घाटियों के अंदर इसका क्षेत्र था अंतरांग विषय का। चलिए ये तो हो गई इतिहासकारों की बात, जो कि आपको अंतरांग विषय के रूप में बता रहे हैं ये सब। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका अगला पॉइंट, अंधरी या अप्सरा ताल।
अंध्री या अप्सरा ताल दोस्तों ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके ऊपर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। तो अंध्री या अप्सरा ताल कभी एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको सीधा आंसर टिहरी मारना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अकच्चिया। अकच्चिया क्या है? तो भोटियाओं द्वारा, भोटिया समाज में प्रचलित प्रथा है, पहली बात तो यह है। ठीक है, कभी एग्जाम में सवाल आए अकच्चिया परंपरा या अकच्चिया प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो वो भोटिया जनजाति से है। तो भोटियाओं द्वारा मृतक के दाह संस्कार से पूर्व उसके मुंह में सोने यानी स्वर्ण और रजत यानी चांदी आदि के कण डालना, इसे हिरण या हिरण्य भी कहा जाता है। तो कोई परंपरा होगी इनकी जिसमें मृतक के दाह संस्कार से पहले उनके मुंह में स्वर्ण और रजत के कण डालते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अक्ता। अक्ता दोस्तों ये क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू व्यवस्था के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण खालिसा एवं अक्ता के रूप में किया गया था। दोस्तों ये अक्ता है और एक प्रथा थी इक्ता जिसका शुभारंभ किया था इल्तुतमिश ने, वो भी भूमि व्यवस्था से संबंधित थी। बाद में इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये इक्ता है, ये अक्ता है। अक्ता अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि व्यवस्था के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण खालिसा एवं अक्ता के रूप में किया गया था। तो ये इसका उत्तराखंड से क्या संबंध है, चलिए आइए वो देखते हैं। तो चंद शासन काल में भी यह व्यवस्था थी। अक्ता वह भूमि थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसका उचित प्रबंधन करने के लिए दी जाती थी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में जो आयोग के प्रश्नों का ट्रेंड है वो पूरी तरह से बदल गया है। तो अब आयोग विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से प्रश्न रख रहा है और यह देखा गया है कि जो ये प्रोफेसर डी शर्मा की किताब है, हाल फिलहाल में आयोग ने इससे काफ़ी प्रश्न बनाए हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को, जो ये मैं अक्षर पढ़ा रहा हूँ आपको, आ से लेकर हा तक पूरी सीरीज़ डालूंगा मैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। आप इनको अपने नोट्स के रूप में भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है तो आप और हल्का सा छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डी शर्मा की किताब पर जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये मैंने पहले ही शॉर्ट करके बनाए, तो आप अपने जो सुविधा अनुसार इनको और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। तो अकीतारी है अगला शब्द। तो रवाई, जौनपुर व जौनसार के मेषपालकों द्वारा, मेषपालक यानी भेड़ पालक जो होते हैं, भेड़ों के रक्षक देवता जाक सिरगुल श्रीगुल की देव यात्रा है जो अक्षय तृतीया को आयोजित होती है। तो रवाई कहाँ है पड़ता है बच्चों, इसको भी नोट कर ले नोट्स के अंदर, उत्तरकाशी में, जौनपुर टिहरी में, जौनसार देहरादून में। ठीक है, तो यहाँ के जो भेड़ पालक हैं वो क्या करते हैं, भेड़ों के जो रक्षक देवता हैं जाक सिरगुल या श्रीगुल, उनकी देव यात्रा को आयोजित करते हैं और ये अक्षय तृतीया को आयोजित होती है। वैसे जाक देवता जो है रुद्रप्रयाग में भी पूजित है, जाक मेला भी लगता है वहाँ, काफ़ी फेमस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अकर। अकर का अर्थ है मतलब भूमि। वह राजस्व मुक्त भूमि जो किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा दी गई हो, मतलब कृषि योग्य भूमि और राजस्व मुक्त हो, मतलब राज्य उसके ऊपर कोई टैक्स ना लेता और वो किसी व्यक्ति को दी गई हो, तो उस भूमि को अकर कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अखवाड़ी। अखवाड़ी शब्द मक्की का नमकीन दलिया, कुमाऊं के क्षेत्र में खाया जाता है मक्की का नमकीन दलिया, जिसको अखवाड़ी कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट ना भी करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं अखिल तारिणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसके ऊपर लगा लीजिए। चंपावत में इनका मंदिर है, दारुका वन के चंपावत में। तो एक दारुका वन दोस्तों ध्यान रखना, आपका दारुका वन बागेश्वर में भी पड़ता है। ठीक है, तो एक दारुका वन आपका चंपावत में, एक बागेश्वर में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये जो अखिल तारिणी का मंदिर है ये आपका दारुका वन चंपावत में है। इसे खिलपति मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे खिलपति मंदिर भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके आगे आप लगा लें। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चलिए अगला शब्द कौन सा है। तो अगला शब्द है दोस्तों अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि आपको सबको पता होगा रुद्रप्रयाग जनपद में, और ये अगस्त्य मुनि की तपस्थली माना जाता है। अगस्त्य मुनि का एक अन्य देवस्थल टिहरी के सियारी में भी है। सियारी में प्रति 12 वर्षों में एक वृहत यज्ञ का आयोजन होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखना कि जो टिहरी का सियारी नामक स्थान है वहाँ प्रति 12 वर्षों में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अजयपाल। ठीक है, इससे हमेशा सवाल
बनता है और बन भी सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण राजा है जिसने पंवार राजवंश का ही राजा हुआ जिसने समस्त 52 गढ़ों को जीत करके गढ़पाल की उपाधि धारण की थी। और इसी के समय 1515 में गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखना, गढ़वाल शब्द की जो देन है वो अजयपाल के समय की है, क्योंकि इसने समस्त 52 गढ़ों को जीत लिया था जो कि छोटे छोटे गढ़ों में बटे हुए थे उस समय। तो अजयपाल राजा के बारे में जानते हैं, आइए इसके बारे में है। जो इसका कार्यकाल है वो 1490 से 1519 माना जाता है, परंतु प्रोफेसर डी शर्मा इसका कार्यकाल बताते हैं 1500 से 1548। मेरे अनुसार ये ज़्यादा उचित होना चाहिए, ठीक है, ये ही उचित है, ठीक है, आप इसको ही एग्जाम में मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम सुनते ही शत्रु कंपित हो उठते थे, ऐसा कहना है भरत कवि का। और इन्हीं भरत कवि ने रामायण प्रदीप नामक पुस्तक लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामायण प्रदीप पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो भरत कवि ने। बच्चों इसको आप नोट डाउन करके काले पेन से लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ ये वही अजयपाल है जिसने समस्त 52 गढ़ों को जीतकर गढ़पाल की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। बहुत न्यायप्रिय राजा हुआ ये, ठीक है, और काफ़ी बड़े कार्य भी किए इसने। इसके बारे में कहते हैं कि अपना पहला ही युद्ध हार गया था, लेकिन फिर इसने ऐसे कार्य किए कि इसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये फिर समस्त 52 गढ़ों को जीतने में अंततः सफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अट्रिया देवी। तो अट्रिया देवी भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अट्रिया मेला भी पूछा जा सकता है आपसे, तो अट्रिया मेला भी आपका ऊधम सिंह नगर जनपद में ही लगता है और अट्रिया देवी का मंदिर भी ऊधम सिंह नगर जनपद में ही है। ये मेला अट्रिया देवी के मंदिर प्रांगण में ही आयोजित होता है। कहते हैं चंद शासकों द्वारा निर्माण किया गया था इसका, और रुद्रचंद वो चंद शासक था जिसने इसका निर्माण कराया था। तो अट्रिया देवी आप इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट करें। अगला देखिए, तो चलिए अगला शब्द आइए, अट्टा सट्टा, या इसको आप सट्टा बट्टा कह सकते हैं, ठीक है। इसको ग्वार सांटो भी कहते हैं और इसको अदला बदली विवाह भी आप कह सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसे विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम हो गए, आप देखिए, अट्टा बट्टा, ठीक है, सट्टा बट्टा, ग्वार सांटो, अदला बदली विवाह और विनिमय विवाह। इसमें क्या होता था बच्चों, एक दंपति मान लिया ये है, ठीक है, इसका एक लड़का एक लड़की है, और इधर एक दंपत्ति ये है, इसका एक लड़का और एक लड़की है। तो ये क्या करते थे, आपस में लड़कियों की अदला बदली कर लेते थे, यानी अपने पुत्र का विवाह इसकी पुत्री से कर दिया, ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह इसके पुत्र से कर दिया। इस प्रकार से ये जो अदला बदली कर लेते थे कन्याओं की, तो इसे ही उत्तराखंड में अट्टा सट्टा या सट्टा बट्टा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका अठवाड़। अठवाड़ उत्तराखंड में बलि पूजा का एक रूप है और कहते हैं कि इसमें जो है 8 जीवों की बलि दी जाती है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, अनवाल। अनवाल पिथौरागढ़ की एक पिछड़ी जाति है। इनका घर कहते हैं तरकेब यानी तंबू से बना होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है इनका, तो कार्य भी देख लेते हैं। शौका साहूकारों और व्यापारियों के भेड़ों यानी झुंडों की देखभाल करना इनका प्रमुख कार्य है। यानी शौका समाज, जो शौका जनजाति है वो भोटिया वर्ग से संबंधित है, उनके साहूकारों और व्यापारियों के भेड़ों को ये चराने का कार्य करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। इनमें क्या होता है, परिवार का जो ज्येष्ठतम सदस्य, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, वही मुखिया होगा, ठीक है। चलिए अगले शब्द की तरफ, अनियारी देवी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अनियारी देवी जोहार में पूजित है। जोहार यानी आपका पिथौरागढ़, ठीक है। दुर्गा का रूप इनको माना जाता है। इन्हें अंधियारी देवी भी कहा जाता है और इनकी जो पूजा होगी वो हमेशा रात्रि के अंधकार में होती है, ठीक है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका अनुसुईया मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी आपका एग्जाम में सवाल टपक सकता है, ठीक है। तो अनुसुईया मंदिर आपका चमोली गोपेश्वर में है। दूसरी बात, कत्यूरी शैली में ये निर्मित है और काष्ठ युक्त, मतलब एक तरह से लकड़ी से बना हुआ मंदिर इसको बोला जाता है, काष्ठ मूल युक्त, ठीक है। अत्रि आश्रम भी कुछ दूरी पर है इससे। तो अनुसुईया मंदिर आपका चमोली गोपेश्वर कत्यूरी शैली में बना है और अत्रि आश्रम से कुछ दूरी पर स्थित है। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है आपका अपहरण विवाह। तो अपहरण विवाह क्या था उत्तराखंड में, आइए इसको समझते हैं। अपहरण विवाह उत्तराखंड के पूर्वी शौका वर्ग में व उत्तरकाशी के जाड़ों में भी अपहरण व सहपलायन प्रथाएं प्रचलित थी। ऐसे तो उत्तराखंड में प्राचीन समय में अपहरण प्रथाएं प्रचलित थी, परंतु शौका वर्ग और जाड़ों में, उत्तरकाशी के जाड़ों ये भोटिया जाति से संबंधित है दोनों, शौका और जो आपके जाड़ है, ठीक है। तो इनमें भी ये परंपरा देखने को मिलती थी। तो इसमें क्या होता था कि अब देखिए, इसमें जो अपहरण विवाह भी था वो भी 2 तरह का होता था, 1 2,
इसमें क्या होता था पहली वाली स्थिति में कि वर यानी लड़का, लड़का लिख लीजिए, लड़का व लड़की विवाह के लिए तैयार हैं, परंतु इनके माता पिता तैयार नहीं है, माता पिता तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता था, लड़का लड़की को भगा के ले जाता था। ठीक है, तो इसे कह देते थे अपहरण विवाह। दूसरा विवाह कैसे होता था, मतलब अपहरण से ही संबंधित दूसरा क्या था कि लड़का लड़की भी तैयार हैं, लड़का लड़की तैयार है, माता पिता भी तैयार हैं, लड़का लड़की भी तैयार हैं, माता पिता भी तैयार हैं, परंतु क्या होता था इसमें माता पिता के पास विवाह में खर्च करने के लिए धन नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में भी लड़का लड़की का अपहरण कर लेता था। ठीक है, तो और इसको सामाजिक मान्यता भी प्राप्त थी। पर देखिए कई अवसरों पर क्या होता था, अपहरण विवाहितों का भी हो सकता था, परंतु इस स्थिति में उसके पहले पति को अपहरणकर्ता को पीटने व जान से मार डालने तक का अधिकार होता था। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी विवाहिता का अपहरण करता है तो उसका पति उस व्यक्ति को जान से मारने तक का अधिकार रखता था। अब क्या होता था इसमें, अगर उसने अपहरण कर लिया विवाहिता का, तो इस स्थिति में पंच बीच में पड़कर पूर्व पति से विजह प्यूमो यानी तलाक लेकर वह विवाह का पूर्ण खर्च दिलवाकर मामला रफा दफा करा देते थे। इस रूप में नए पति से वसूली गई धनराशि को कबलती छूमो कहा जाता था। आगे एक शब्द और आएगा का अक्षर से, उसमें आपको कबलती छूमो के बारे में पढ़ना है। तो अभी यहाँ समझ लीजिए कबलती छूमो क्या है, यानी जो तलाक दिलवा दिया जाता था और जो नया पति था उससे जितना भी शादी में खर्च होगा, दहेज वहेज था उसका, तो उसको वापस लौटा दिया जाता था। तो इसे कबलती छूमो कहते थे। तत्पश्चात खाटा गमो और ठांसी देमो, ठीक है, खाटा गमो और ठांसी देमो के रूप में विवाह की रस्म को विधिवत पूरा करके लड़की को उसके माता पिता के घर से लाया जाता था, जिससे उसे पूर्णतः सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, तो ये प्रथाएं अनिवार्य थी सामाजिक मान्यता या इस विवाह को पूरा करने के लिए। इस प्रकार के अपहरण विवाह को नीलांग व जौनपुर में ओडाल तथा जोहार में उठाल कहा जाता था। नीलांग घाटी पूछा जा सकता है आपसे, नीलांग घाटी कहाँ है बच्चों, ये नीलांग घाटी उत्तरकाशी में, और बाकी जौनपुर आपको पता है टिहरी में, और जोहार आपको पता है पिथौरागढ़ में। तो कहाँ, नीलांग घाटी और जौनपुर में ओडाल तथा जोहार में इसको उठाल कहा जाता था। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका अबाजू। अबाजू गढ़वाल मंडल में सापिंडी बांधुओं में से मृत्यु हो जाने पर उसकी बरसी हो जाने तक कोई ढोल बाजा या लोकोत्सव नहीं मनाया जाएगा, इसको कहेंगे अबाजू। ठीक है, नोट ना भी करें तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमलगुड़ा। अमलगुड़ा क्या है, अमलगुड़ा के बारे में समझ लेते हैं। अमलगुड़ा शौका समाज में मृतक अनुष्ठानिक परंपरा है। मृतक परिवार के व्यक्ति यानी मृतक व्यक्ति के परिवार से दो कन्याएं, वो बहु बेटियां भी हो सकती हैं, एक श्वेत वस्त्र खंड को जिसका एक कोना अर्थी से बंधा होता था हाथों पर उठाए हुए शव की अर्थी के आगे आगे चलती हैं, इसे ही अमलगुड़ा कहते हैं। अगर पुरुष मरा है तो उस समय वस्त्र सूती होगा और स्त्री मरी होगी तो उस समय वस्त्र ऊनी होगा। इतना ध्यान रखें आप। जोहार व अन्य कुमाऊं में इसे बाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या शब्द है ये आपका अमलगुड़ा। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं अमेस। अमेस क्या, उत्तराखंड में एक कंटक युक्त यानी कांटों से बनी हुई एक वनस्पति है या पादप है। इसकी सब्जी वब्जी काफ़ी चीज़ों में मतलब बना के इसको खाया भी जाता है। 8 से 10 मीटर ऊंचा होता है। चमोली की नीति घाटी में ये देखने को मिलता है। तो अमेस शब्द भी अपने ध्यान में रख लीजिए, अपने दिमाग में इसको सेट कर लें। कंटक युक्त वनस्पति या पादप को कहा जाता है अमेस। अगला शब्द पढ़ते हैं अर्जी। अर्जी क्या है, भेड़ बकरियों की आंतों से बनाया गया व्यंजन या कह लीजिए इसको खाद्य पदार्थ, तो वो आपका हो गया अर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका अरसा। अरसा क्या है, चावल व गुड़ से बना हुआ व्यंजन। चावल और गुड़ से जो चीज़ बनाई जाती है उसको खाया जाता है। ठीक है, वो होता है आपका अरसा। ठीक है, अगले पॉइंट के रूप में देखते हैं अलकनंदा। और इससे आगे दोस्तों हम कल से देखेंगे। तो अलकनंदा जो है आपका सबको पता है कि सतोपंत ताल से निकलती है। अलकापुरी नामक स्थान पे सतोपंत ताल है, वहाँ से नदी निकल करके आती है और ये नदी आपकी 5 प्रयागों की रचना करती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जिसे सास और बहू का संगम भी कहते हैं, वो आपका कहाँ होता है, देवप्रयाग में। इसको भी आप ध्यान रखें। वैसे तो 5 प्रयाग हैं आपके मुख्यतः, पर धीरे धीरे आपको सारे प्रयाग पढ़ा दिए जाएंगे। इसमें एक शब्द आगे प्रयाग भी आएगा आपका, तो वहाँ आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कल अलकापुरी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इनका रिवीजन आप अच्छे से कर लें, इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं। ये आपका डीडी शर्मा का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के रूप में आ अक्षर से संबंधित जितने शब्द हैं मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरा आ से हा तक के अक्षर को यहाँ कवर कर लेंगे, जो कि डीडी शर्मा ने अपनी